नमस्कार। आज मेरे साथ अभय दुबे साहब हैं, देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में। और जब कोई चुनाव से संबंधित बात आती है तो मुझे हरदम लगता है कि इनकी जितनी पैनी के साथ साथ जितनी नजर आगे भी देख पाती है, उसमें बहुत कम चंद लोग हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। मैं अपने दर्शकों को एक चीज बता दूं, ये जो भी चुनाव अभी हो रहे हैं, जो भी खींचतान हो रही है बीजेपी में, वो 2024 को लेके हो रही है। क्योंकि 2024 से पहले 16 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। 2022 में 7 राज्य हैं, 2023 में 9 राज्य हैं। और इसमें भी सबसे प्रमुख 2022 में शुरू के मार्च महीने तक 5 राज्यों में चुनाव हैं: गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और यूपी। इसमें से 4 जगह यूपी या एनडीए की सरकार है और 1 जगह कांग्रेस की सरकार है। अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश और दिसंबर में गुजरात। और एक और 2022 में इंपॉर्टेंट चीज होने जा रही है, वो प्रेसिडेंशियल, नए राष्ट्रपति का चुनाव, नए उपराष्ट्रपति का चुनाव। और मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश का चुनाव ये डिसाइड करेगा कि 2024 में एनडीए की सरकार आ रही है कि बीजेपी की सरकार, अगर आती है बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में। अभी वैसे राज्यों में अब इस समय बीजेपी के सारे राज्यों में बहुत जबरदस्त खींचतान है, वो जो पब्लिकली दिखाई दे रही है, जो पहले पार्टी विद डिफरेंस में दिखाई नहीं देती थी। योगी जी उत्तर प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान जी की वहां है, वसुंधरा राजे की फोटो पोस्टर में नहीं है, येदुरप्पा जी अपना अलग राग अलाप रहे हैं, तीरथ सिंह रावत के पीछे पड़े हुए हैं लोग। तो क्या ये इंटरनल पावर स्ट्रगल शुरू हो गया है बीजेपी का? मैं इसको इंटरनल पावर स्ट्रगल के तौर पे नहीं देखता, क्योंकि ये राज्यों के अंदर जो खींचतान है वो कोई मोदी जी के नेतृत्व को चुनौती के रूप में नहीं है। नहीं, ये मोदी जी के किसी जो नजदीकी साथी हैं, ऐसे अमित शाह हैं या जयप्रकाश नड्डा हैं, उनको भी कोई सांगठनिक चुनौती नहीं है। अमित शाह की अथॉरिटी को भी कोई चुनौती नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो पूरी तरीके से मोदी शाह जोड़ी के कब्जे में है। और उन्होंने पार्टी के पूरे सांगठनिक ढांचे में एक बड़ा जबरदस्त केंद्रीकरण किया है उन्होंने। और वो उसी तरह से वहां शीर्ष पर बैठे हुए जो पार्टी के संगठन का पिरामिड है उसको संचालित कर रहे हैं। जहां तक राज्यों में जो बीजेपी में कलह हो रही है उसका सवाल है, तो ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी यहां पर कांग्रेस के पैटर्न पर जाती हुई नजर आ रही है। आज की कांग्रेस के पैटर्न पे नहीं, मैं इंदिरा गांधी के जमाने की कांग्रेस के पैटर्न की बात कह रहा हूं, जब इंदिरा गांधी की सत्ता को कोई चुनौती नहीं मिलती थी, लेकिन राज्यों में मुख्यमंत्रियों की सत्ता हमेशा डगमगाती रहती थी। कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं था कांग्रेस का जो कभी भी ये महसूस कर सके कि वो सुरक्षित है और अगले चुनाव के बाद जब चुनाव जीता जाएगा या तो अगला चुनाव उसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, या अगर कांग्रेस जीत गई तो उसको दोबारा फिर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और यहां तक कि 5 साल तक कोई मुख्यमंत्री चलता नहीं था। तो इंदिरा गांधी के जमाने में और मोदी के जमाने की खास बात यह है कि मोदी की पूरी कोशिश ये होती है कि हम जिसको मुख्यमंत्री बनाए वो 5 साल तक उसको रखें। जी। वो बीच में हटाने में ज्यादा यकीन नहीं करते। जी। इंदिरा जी बीच में एक 5 साल में 2-2 बार मुख्यमंत्री बदले जाते थे। तो मोदी जी की विशेषता यह है कि वो चाहे वो केंद्र में किसी को मंत्री बनाए, चाहे राज्यों में बनाए, जब तक कोई बहुत बड़ी शिकायत ना हो और बहुत बड़ी समस्या ना हो, केवल पत्रकार तो आलोचना कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर एक अयोग्य मुख्यमंत्री है, या योगी जी की कुछ आलोचनाएं हो रही हैं, या किसी की और आलोचना हो रही है, इस आधार पर मोदी जी मुख्यमंत्रियों को बनाने या रखने का निर्णय नहीं लेते। लेकिन ये जरूर है कि वो चुनाव के बाद ये पत्ते अपने खुले रखते हैं कि चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री बदलने के लिए तैयार रहते हैं। असम का उदाहरण इसका सबूत है। असम में उन्होंने सर्बानंद सोनोवाल को 5 साल तक मुख्यमंत्री बनाए रखा, लेकिन सत्ता काफी कुछ हेमंत बिस्व शर्मा के हाथ में थी। पूरी उत्तर पूर्व की राजनीति, असम की राजनीति, उत्तर पूर्व की राजनीति बीजेपी की हेमंत बिस्व शर्मा चला रहे थे। और जैसे ही चुनाव घोषित हुए, सोनोवाल पृष्ठभूमि में धीरे धीरे चले गए चुनाव मुहिम के दौरान ही, और सामने मंच के ऊपर हेमंत बिस्व शर्मा आ गए और बाद में उन्हीं को असम की बागडोर भी थमा दी गई। इसी तरीके से, इसी से मिलती जुलती बात कुछ उत्तर प्रदेश में हो रही है। अगर आप चाहें तो उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसके ऊपर हम लोग विचार कर सकते हैं।
मैं लेकिन उत्तर प्रदेश में आने से पहले भाई साहब मैं एक चीज और, क्योंकि जो मेरा सेंस कहता है कि जहां जहां अमित शाह साहब अब इस समय वो उनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं, वो संगठन तो वही पूरी तरह से चला रहे हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि वो मोदी जी की मतलब वो मोदी जी का ही वो रूप है जो जिसको कहते हैं कि खराब काम इन्हीं को करना होता है, तो मोदी जी अपने अपने मुंह से नहीं करवाते हैं। लेकिन जहां जहां ये गए हैं, आप देखिए राजस्थान में वसुंधरा राजे के खिलाफ वो एक गजेंद्र सिंह शेखावत और किसको किसको खड़ा कर दिया है, पूनिया जी को अध्यक्ष बनाया है, कटरिया को लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वहां के पोस्टर से। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कहीं पे भी जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले वो कैलाश विजयवर्गीय का एक समस्या ये, और ये लोग अमित शाह के बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट लोग हैं। आप बिहार में ले लीजिए, अच्छे खासे सुशील मोदी और नीतीश कुमार का एक वो था, वो चिराग पासवान को लाके, क्योंकि ये जो अमित शाह की है वहां पे आप मतलब कहीं येदुरप्पा सदानंद देवेगौड़ा, तो ये अमित शाह का एक जो कहीं ना कहीं मन के अंदर इच्छा है, वो चाहे आज से 10 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, प्राइम मिनिस्टर बनने की या बीजेपी पे वो कब्जा रखने की और अपने आदमियों को आगे प्रमोट करने की, ये भी तो कहीं ना कहीं काम कर रही है। मैं ये नहीं मानता हूं कि मोदी और अमित शाह के बीच में कोई अंतर्विरोध है। मैं ये मानता हूं कि अमित शाह जो कुछ भी करते हैं उसमें मोदी की सहमति होती है और उनका मार्गदर्शन होता है और आपसी सहयोग और सहमति से ये लोग चलते हैं। और इसमें घुमा फिराकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहमति भी इस सवाल के ऊपर होती है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी कैसे चलती है मोदी के आने के बाद, हमें इसके ऊपर गौर करना होगा। जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने चुनाव जीतकर, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कुछ राज्यों में स्थापित नेता थे, जैसे कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह थे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान थे, राजस्थान में वसुंधरा राजे थी। तो मोदी जी की इच्छा लगातार ये थी कि ये जो स्थापित लोग हैं और इनकी स्लेट कोई बहुत ज्यादा साफ भी नहीं है, उनका मानना था कि इनकी स्लेट कोई बहुत ज्यादा साफ भी नहीं है, इनका दामन बहुत ज्यादा साफ भी नहीं है, तो ऐसे में धीरे धीरे कर इन लोगों को हाशिए पर भेजा जाए और अपने लोगों को, हमारे जो हैंड पिक्ड लोग हैं, हम जो तय करेंगे वो मुख्यमंत्री हों। जहां जहां नए चुनाव हुए वहां उन्हें इस बात की सुविधा थी। जब हरियाणा में उनके नेतृत्व में पहली बार पार्टी जीती तो उन्होंने अपना जो आदमी चाहते थे उसको उन्होंने बना दिया। उत्तर प्रदेश में जब उनके नेतृत्व में पार्टी जीती तो जो आदमी चाहते थे उन्होंने उसको बना दिया। तो जहां जहां नए लोग जीते, अब कर्नाटक है, कर्नाटक में पहले से येदुरप्पा हावी थे राजनीति के ऊपर, और येदुरप्पा को एक बार जब भारतीय जनता पार्टी ने हटाया था भ्रष्टाचार के आरोपों में, तो उन्होंने पार्टी तोड़ के बता दिया था कि वो कितना नुकसान कर सकते हैं। जी, भाजपा वहां पे हार गई थी। मोदी जी भी उस चुनाव में भाषण देने गए थे भाजपा की तरफ से, जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, लेकिन उनके भाषणों का कोई असर नहीं पड़ा और वहां भारतीय जनता पार्टी येदुरप्पा की वजह से हार गई कि लिंगायतों के वोट नहीं प्राप्त हुए। तो मेरा कहना यह है कि भाजपा के जो स्थापित छत्रप थे, उन छत्रपों को हटाने की इच्छा मोदी शाह की जोड़ी में बहुत दिनों से है। अब इनको हटाना आसान नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो उसके बाद उस कांग्रेस की सरकार को अपदस्थ करके जो नई सरकार बनी उसको मजबूरी में उन्हें शिवराज सिंह चौहान को ही बनाना पड़ा। राजस्थान में वसुंधरा राजे को हटाकर वो नया नेतृत्व स्थापित अभी तक नहीं कर पाए हैं। छत्तीसगढ़ में तो दूर दूर तक उनके नेतृत्व की संभावना ही नहीं दिख रही है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार बहुत मजबूत है। अब जब बघेल में और जूदेव के बीच में जब वहां पर झगड़ा शुरू हो गया है, मेरा मानना है कि वहां पर जूदेव बघेल के बीच में झगड़ा शुरू हो गया है। जूदेव के लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि भाई ये तो पूरा बंदोबस्त 2.5 साल के लिए था। जी। हाँ, अब नंबर तो जूदेव साहब का है और बघेल साहब हटने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि खबरों में ये कहीं नहीं आया था, किसी पत्रकार, आज तक मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा ना कहीं सुना कि वो बंदोबस्त 2.5 साल के लिए था। लेकिन ये बात जो है वो जूदेव की तरफ से वहां पर उठाई जा रही है। तो अगर वहां पर ऐसी कोई संभावना बनी, हालांकि फिर भी कांग्रेस के पास वहां बहुत तगड़ा बहुमत है, क्योंकि भाजपा का पूरी तरीके से सफाया हो गया था। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर वो लोग अभी तक शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे का वैकल्पिक नेतृत्व नहीं खोज पाए हैं। और मैं अभी भी मानता हूं कि विजयवर्गीय शिवराज सिंह चौहान के विकल्प नहीं हो सकते। विजयवर्गीय की न ऐसी शख्सियत है और न ही ऐसा उनका रिकॉर्ड है, न जनता में उनकी ऐसी कोई पैठ है, और ना उनकी छवि वैसी है, मतलब ना उनकी छवि वैसी है। वो अजीब तरह के आदमी है। अच्छा, मैं उत्तर प्रदेश में वापस आ रहा हूं मैं सर जी। अब कहने को तो उत्तर प्रदेश में सब सीज फायर है या वो जो भी कहिए, लेकिन घमासान चल रहा है।
मैं इसलिए आपको कुछ चीजों से अपडेट करूं। उत्तर प्रदेश में जो प्रिंट मीडिया के ऐड निकलते हैं तो उसमें प्राइम मिनिस्टर की फोटो, मोदी जी की और मुख्यमंत्री की फोटो लगती थी। वो करीब अप्रैल में किसी समय वो फोटो लगना बंद हो गई थी। ये जब दिल्ली से योगी जी लौटे, और उस समय तक केवल मुख्यमंत्री मतलब योगी जी की फोटो लग रही थी। जब ये दिल्ली से लौटे तो प्रिंट मीडिया में 2 दिन फिर मोदी जी वापस आ गए थे, अब फिर गायब, अब केवल योगी जी की फोटो है। मैं ये इंडिकेशन की बात कर रहा हूं। दूसरा, वहां ये बीएल संतोष साहब और राधा मोहन सिंह 21 तारीख से कैंप कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण के लिए है। कुछ लोग कह रहे हैं वो जिला पंचायत, क्योंकि इलेक्शन होने हैं 3 जुलाई को, उसका सुपरविजन करेंगे। लेकिन इन लोगों का तो कोई, भाई जिला पंचायत के इलेक्शन तो चीफ मिनिस्टर ही उसको ड्राइव करता है, क्योंकि वही एडमिनिस्ट्रेशन को कहता है यहां से जिता के लो। ये जो अभी भी है, ये मतलब सीज फायर है, स्ट्रेटजी है, क्या है? यूपी में क्या हो रहा है इससे? देखिए, पहले मेरी सूचना ये थी, और शायद आप मेरी बात की तस्दीक भी करेंगे, कि बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह जब गए थे वहां पर, तो पहले मुझे ऐसा कुछ मेरे कुछ साथियों ने बताया था या इशारा दिया था कि उन्होंने विधायकों से बड़े पैमाने पर बातचीत की थी। लेकिन ये मेरे ख्याल से सूचना सही नहीं थी। जी, जी। उन्होंने बहुत कम विधायकों से बातचीत की। मुझे लगता है केवल लखनऊ के लोगों से बातचीत की उन्होंने, नहीं, और उन्होंने मंत्रियों से बातचीत की। मंत्रियों से बातचीत की, और उस बातचीत के जरिए वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि योगी जी से बहुत लोग वहां नाराज हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें ये जानकारी भी दी गई कि अगर योगी जी को हटाया गया तो बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने का मौका जो है वो डैमेज हो जाएगा, उसको बहुत नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी। तो कुल मिलाकर आला कमान की समझ ये बनी इस पूरी कवायद से कि योगी जी के बनाए रखने से इतना ज्यादा नुकसान है, लेकिन इतना ज्यादा नुकसान नहीं है जितना उन्हें हटाने से नुकसान होगा। इसलिए इस पूरी कवायद से कम एक ठोस नतीजा अभी तक ये निकल पाया है। अभी भी ये बात बदल भी सकती है, लेकिन एक ठोस नतीजा ये निकल पाया है कि चुनाव के दौरान में योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया नहीं जाएगा। चुनाव के बाद उन्हें दोहराया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसका संकेत क्या, बिल्कुल स्पष्ट इसको कर दिया 2 बातों ने। पहली बात तो ये, स्वतंत्र देव सिंह ने जब ये बयान दिया कि केंद्र में मोदी हैं और राज्य में योगी हैं, इसी तरह चलेगा, तुरंत इसका विरोध करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने यह वक्तव्य दिया कि चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये अभी तय नहीं है, आला कमान सबकी सहमति से ये नया मुख्यमंत्री तय करेगा। तो तकनीकी रूप से देखा जाए तो उनका जो वक्तव्य था वो बिल्कुल ठीक वक्तव्य था। वो भाजपा की राजनीति की और उसकी भाषा जो है उसके अंदर वो वक्तव्य फिट बैठता है। लेकिन योगी जी के मुख्यमंत्री के तौर पर दोहराए जाने पर एक सवालिया निशान वहां पर लग गया। तो हम लोग ये समझते हैं कि अभी तक उत्तर प्रदेश की राजनीति एक धुंधलके में लिपटी हुई है। उस धुंधलके में केवल एक ही स्पष्टता है कि योगी जी को फिलहाल हटाए जाने के खिलाफ है आला कमान। लेकिन ये जो जुलाई में चुनाव होने वाले हैं, इन चुनावों के बाद क्या होगा, और जो पूरी एक हिंदू एकता 50% की है, वो जो गड़बड़ाती दिख रही है, वो हिंदू एकता अगर कुछ दिनों तक दोबारा पहले वाली स्थिति में नहीं आई तो उसके बाद आला कमान ये भी सोच सकता है कि योगी जी को हटाने से हम शायद ज्यादा चुनाव जीतने की ज्यादा गारंटी कर सकते हैं। ये निर्भर करता है कि परिस्थिति को किस तरह से विश्लेषण करता है। मैं 1-2 चीजें ऐसी बता दूं जो अखबार में नहीं छप रहा है, लेकिन जिसको कहते हैं ना कॉरिडोर्स ऑफ पावर, सत्ता के गलियारों में, और ये बीजेपी के ही यहां से निकल के आ रहा है। 2 चीजें मैं उसमें बताऊं। एक तो ये माना जा रहा है कि भाई ये आउटसाइडर्स, जिनको मोदी जी को, अमित शाह को, नड्डा जी को, और खास करके सुनील बंसल, जो यहाँ पे पिछले 6-7 वर्षों से उत्तर प्रदेश को चला ही रहे हैं, पहले उत्तर प्रदेश का संगठन चलाते थे, अब सरकार चला रहे हैं। और जब योगी जी दिल्ली गए थे तो सुनील बंसल जी भी गए थे, और ये भी वहां कई जगह इनकी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग। वहां पे योगी जी को शायद, जैसा लोग कहते हैं कि कहा गया था कि आप राजनाथ सिंह से नहीं मिलेंगे, ये मिलना चाहते थे राजनाथ सिंह से, लेकिन ये नहीं मिले उस दौरान। दूसरा ये है कि एक जो खबर कहीं नहीं छपी है, और बहुत, मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि ईस्टर्न यूपी के आप भी, माफ कीजिएगा, ईस्टर्न यूपी में कुछ चीजें बहुत सेंसिटिव होते हैं लोग।
अमित शाह के जब इन लोग गए हैं तो अमित शाह वहां जूता पहन के बैठे हुए थे और इन लोगों को सबको जूता उतरवा के नंगे पैर अंदर ले जाया गया। जितिन प्रसाद की साफ तौर से फोटो है, वो जो अपनी अरे पटेल जी हैं, अनुप्रिया पटेल जी की फोटो सबकी है। योगी जी की जब फोटो आई तो उसको क्रॉप करके कि इनका वो ना है मोजा, मतलब नंगे पैर ना दिखाई दें, उतना क्रॉप किया गया और फिर इनकी फोटो रिलीज की गई है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से। और ये जो अपना अमित शाह जी है, ये अपनी सैंडल पहन के आराम से बैठे हैं। तो यहाँ पे कहा तर्क दिया गया कि सुरक्षा कारणों से। अरे भाई, अपने घर में बैठे हो और इतनी इज्जत तो दो ही किसी को कि खुद भी नंगे पैर हो जाओ। तो लोग कहीं ना कहीं उसको मायावती जी के राज से कह रहे हैं कि जब वहां उनकी कुर्सी एक रहती थी और नीचे बड़े बड़े छत, मतलब बड़े बड़े बाहुबली नीचे जमीन पे बैठते थे। तो वो लोगों का एक बीजेपी में भी ये चल रहा है, जो योगी समर्थक वर्सेस नॉन योगी समर्थक, कि इनको कुछ बेइज्जती टर्म नहीं बोलेंगे, लेकिन इनको साइडलाइन किया जा रहा है योगी। तो आनंद जी, जब पार्टियों में अंतर कलह होती है और जब एकता नहीं होती और चुनाव नजदीक होते हैं, पार्टी के बाहर और भीतर दोनों तरफ मोर्चा खुला हुआ होता है, तो बहुत सारी बातों के मतलब निकाले जाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातों के मतलब भी निकाले जाते हैं कि सामान्य स्थिति में उसकी तरफ लोगों का ध्यान भी न जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इसके जरिए, इस तरह के तात्पर्य निरूपण के जरिए हम लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति का कोई गहरा मतलब और वास्तविक मतलब निकाल सकते हैं। वस्तुस्थिति क्या है? वस्तुस्थिति यह है कि भाजपा 2014, 2017 और 2019 में क्यों जीती? भाजपा इसलिए जीती कि उसने एक बहुत बड़ा सामाजिक गठजोड़ बनाया, जो बाकायदा उसके वोटिंग आधार के रूप में तब्दील हुआ। उस सामाजिक गठजोड़ में हिंदू समाज का सामाजिक गठजोड़ था वो, और उसमें जाटवों और यादवों को छोड़कर सभी बिरादरियों की अच्छी खासी भागीदारी थी। आज 7 साल बाद, जिसमें 5 साल की योगी की हुकूमत भी शामिल है, वो सामाजिक गठजोड़ वैसा नहीं रह गया है, उसमें दरारें पड़ गई हैं। उसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा जो है वो बिल्कुल बाहर निकल गया है तकरीबन उससे। उसके बाद उस सामाजिक गठजोड़ के और भी कई हिस्से थे, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो लोधी हो, चाहे वो काची हो। ये तमाम हिस्से भी बहुत ही बेचैनी का सामना कर रहे हैं, बेचैनी का अनुभव कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से एक नया आश्वासन चाहते हैं। जी जी। और वो ब्राह्मण भी भारतीय जनता पार्टी से एक नया आश्वासन चाहते हैं। ये सब जो उस गठजोड़ के बड़े बड़े मजबूत घटक थे, जो 3 चुनावों से लगातार वोट दे रहे थे भाजपा को, वो जो नया आश्वासन चाह रहे हैं, वो नया आश्वासन उन्हें कैसे मिलेगा? सवाल ये है असली जी। वो नया आश्वासन योगी के नेतृत्व में मिलेगा जी, कि नया आश्वासन योगी को बनाए रखने और इस आश्वासन के साथ मिलेगा कि योगी को अगली बार नहीं बनाया जाएगा जी, या वो ये सब लोग जब तक योगी की बलि नहीं ले लेंगे तब तक आश्वस्त नहीं महसूस करेंगे? जी। ये प्रश्न है। इस प्रश्न का जिस तरह समाधान होगा, उससे तय होगा कि भाजपा की उत्तर प्रदेश में क्या गति होने वाली है। वो दोबारा चुनाव जीतेगी या नहीं जीतेगी, या योगी की क्या गति होने वाली है। वो मुख्यमंत्री रहेंगे, बीच ही में हटा दिए जाएंगे, या चुनाव के बाद हटाए जाएंगे। जी, मैं नहीं, इसको भाई साहब मैं इसलिए भी आपसे समझना चाह रहा हूं। पुराने जब मुख्यमंत्री होते थे, राम प्रकाश गुप्ता जी को हटा दीजिए, लेकिन कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह अपने में एक पावर सेंटर होते थे और उनका बहुत इन्वॉल्वमेंट होता था कि किसको टिकट देना है, किसका काटना है, किसको देना है, कौन क्या। योगी जी संभव इस वाले खेल में बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। वो अपना, भाई हम मुख्यमंत्री हैं, सुबह दौरा करते हैं और ये माना जाता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो जो भाई आप आज जो पावर पॉलिटिक्स है उसमें एमएलए तो अपने कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कहां से टिकट मिलेगा, किसका कटेगा, किसका, इसमें योगी जी इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो वो भी उनकी पोजीशन को मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का कर रहा है। नहीं, योगी जी जब टिकट, आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। योगी जी को जब टिकटों का बंटवारा होगा तो योगी जी जाहिर है कि अपनी सूची देंगे जी। सुनील बंसल के जरिए दें, किसी के जरिए दें, अपनी सूची तो वो देंगे। हाँ, मुझे लगता है योगी जी की सूची के बहुत कम नामदारों के ऊपर आला कमान टिक मार्क लगाएगा। जी। आला कमान अब वो राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह जैसा मुख्यमंत्री नहीं चाहता है, और योगी जी वैसे मुख्यमंत्री कभी रहे भी नहीं। जब इन्हें चुना भी गया था तभी इनको स्पष्ट रूप से मैसेज दे दिया गया था कि सरकार दरअसल कौन चलाएगा। सरकार पीएमओ की तरफ से चलाई जानी थी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो पॉइंट मैन थे सुनील बंसल, वो सरकार चलाएंगे, वो आपके बगल में बैठेंगे जब आप नौकरशाहों की मीटिंग लेंगे,
तो ये पूरा बंदोबस्त था। तो पीएमओ और सीएमओ के बीच में एक जो तारतम्य था, उसके जरिए ये सरकार चलाई जाती रही। जी इसीलिए बहुत सारे विधायक और मंत्री नाराज भी हैं जी कि भाई अफसरों का इतना दबदबा है कि जी अफसर ही वास्तव में सरकार चला रहे हैं, उनकी न सुनी जाती है, न उनके लिए करने के लिए कुछ है। और योगी जी थोड़े से मेहनत होने के नाते और कुछ उनके अपने जो संस्कार हैं, उनके नाते उनकी जो शैली है लोगों के साथ में संवाद करने की, वो भी ऐसी नहीं है जो बहुत खुशनुमा किस्म की हो। जी जी तो जी बहुत सारे मंत्री और विधायक इस बात से भी दुखी हैं, नाराज हैं कि उनको जितना सम्मान मिलना चाहिए था उतना योगी शासन में नहीं मिला। काम करने को तो नहीं मिला, उनकी बात नहीं मानी गई, उनके काम नहीं हुए, ये तो एक पहलू है। जी और दूसरा पहलू है कि व्यक्तिगत स्तर पे भी कोई बहुत ज्यादा उनको सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। जी तो ये भी उनके दुख का एक बहुत बड़ा कारण है। योगी की वजह से विभिन्न किस्म के दुख भाजपा के विधायकों और विधायक मंत्रियों को हैं। अब जी प्रश्न इस बात का है कि इस सब के बावजूद, इस नेगेटिव रिपोर्ट के बावजूद भी आला कमान कहीं ना कहीं इस अंदेशे से ग्रस्त है कि अगर उन्होंने योगी को हटाया तो बड़े पैमाने पर चुनाव में उसके साथ भितरघात होगा। जी उस भितरघात को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, या तो वो इस फिराक में लगा हुआ है कि ये वो बंदोबस्त कैसे बनेगा, योगी को हटाने पे जो सेबोटाज होगा उस सेबोटाज से वो कैसे निपटेगा। जी पहला सवाल उसके सामने ये है। उस सेबोटाज से बचने के लिए बेहतर यही है कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनाए रखा जाए, उनके कुछ लोगों को टिकट भी दे दिए जाए। जाहिर है एक व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा है 5 साल, कुछ लोगों को तो टिकट दिलवा ही सकता है, उन लोगों के कुछ लोगों को टिकट दे दिया जाए, और ताकि बाकायदा बाकी योगी के अलावा जो कुछ चुनाव है उस हिस्से को प्रबंधित करके लड़ा जाए। जी अब दूसरी दिक्कत उसके सामने ये है कि अगर योगी जी बने रहते हैं, भले ही ये गारंटी ना हो कि दोबारा उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, अगर उनका चेहरा रहेगा तो वो बहुत बड़े, सबसे बड़े प्रचारक वही रहेंगे, सबसे ज्यादा मीटिंगें वो करेंगे, तो चुनाव के ऊपर उनका ठप्पा तो लग ही जाएगा। ऐसे में जो भाजपा का जनाधार है, भाजपा का जो वोट बेस है, उस वोट बेस में जो नाराजगियां पैदा हो रही हैं, इनका मैंने अभी जिक्र किया, उनको कैसे आश्वस्त किया जाएगा, इन दो गुंताड़ों में आला कमान है। जी मैं इसमें, लेकिन बस मैं एक और चीज ऐड कर दूं। योगी जी जितना मेरी मेरी जितना मैं समझा हूं और देखा हूं, इनके पास कोई लिस्ट भी नहीं होगी, क्योंकि ये कुछ एक अजीब निर्विकार भाव रखते हैं कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। जब गोरखपुर में जो उनकी सीट थी, जहां से मतलब उनका नॉमिनी होना चाहिए था, वहां पे वो कभी रवि किशन को लाके, कभी वो पांडे जी को लाके, कभी किसको किसको मालूम नहीं लाके वहां से लड़ा दिए। तो ये इनके पास कोई ऐसा नहीं कि ये 20 एमएलए इनके साथ, अगर आज योगी जी को मान लीजिए हटाया जाए तो मेरे हिसाब से 10 एमएलए भी नहीं होंगे जो इस्तीफा दें या उनके साथ जाएं या कुछ इस तरह का करें। वो उन्होंने अपना इस तरह की टीम बनाई नहीं है। मैं एक चीज और समझना चाहूंगा भाई साहब कि एक ऐसा भी कहा जा रहा है कि एज अ स्ट्रेटेजी मोदी और अमित शाह साहब की तरफ से ये किया जा रहा है कि भैया अब स्टेट का चुनाव वहां के लोकल लीडरशिप पे होगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत ज्यादा मोदी जी की इमेज पे असर पड़ा है बंगाल के इलेक्शन का, और मोदी जी अब इस तरह का कोई खतरा लेने को नहीं तैयार हैं कि स्टेट में अगर कहीं मतलब चुनाव हारते हैं तो वो उनकी इमेज खराब। देखिए, बंगाल के चुनाव से मोदी जी को बहुत नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। अगर बंगाल के चुनाव, किसान आंदोलन और कोरोना का जो प्रबंधन में गड़बड़ियां हुई, सबको जोड़ लें तो मोदी जी की छवि गिरी है नीचे। उनकी व्यक्तिगत छवि भी गिरी है, उनकी सरकार की छवि भी गिरी है, और भाजपा की भी अपनी छवि गिरी है। ये सारे नुकसान तो हुए हैं। लेकिन जहां तक मैं मोदी जी के कार्यशैली को पढ़ पाता हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी प्रदेश का चुनाव क्षेत्रीय चेहरे के नाम पर लड़ना पसंद करेंगे। वो हर जगह अपना चेहरा ही सामने पेश करेंगे, और उत्तर प्रदेश से तो वो सांसद भी हैं जी साथ में, तो उस लिहाज से वो मानते, और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, जी तो वहां पे वो योगी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना या किसी और के चेहरे पर चुनाव लड़ने का जोखिम नहीं उठाएंगे। उसमें मुख्य तौर पर नंबर 1 पर नरेंद्र मोदी का चेहरा ही पेश किया जाएगा। बहस इस बात पर है कि नंबर 2 पे किसका चेहरा पेश किया जाए, तो योगी जी का चेहरा पेश किया जाए या किसी और का किया जाए। जी वैसे एक चीज और है जो जैसे कोरोना को प्रबंधन, बंगाल का इलेक्शन, किसान के साथ एक नई चीज लगता है कि जुड़ रही है, वो है जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट का, अब उसको लैंड स्कैम कहिए, कोई उसको
वो जो हुआ है वहां कुछ तो हुआ ही है। और उसमें सबसे आनंद जी, उसमें मैं एक सवाल पूछता हूं, जो एक मेरे दोस्त ने मुझे इस तरह इशारा किया, मेरे विद्वान दोस्त ने, कि ये तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि लगातार वहां से लीकेज कैसे हो रहा है। हाँ, अब ऐसे मतलब वो आखिरकार दस्तावेज कैसे धनाधन लीक हो रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के पास भी पहुंच रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी के पास भी पहुंच रहे हैं, और वो दस्तावेज हैं, और दस्तावेजों का जवाब तो आपको सिक्काबंद देना पड़ता है। जी जी, नहीं, और सिर्फ यही नहीं, मैं साहब एक चीज आगे भी देख लीजिए। चंपत राय के अगेंस्ट एक कोई वो महिला आके कहती है कि इनके परिवार वालों ने मेरी जमीन वो कर ली, और योगी जी उस पर इंक्वायरी वो कर देते हैं कि भाई इसकी जांच कर लो। तो ये योगी जी अब या तो रातों रात उनको अपना हनुमान जैसे उनको याद हो गया है कि मेरा मेरा बल इतना है, या किसी के इशारे पे हो रहा है, या आरएसएस करवा रहा है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि देखिए 4.5 साल पहले के योगी जी और 4.5 साल बाद के योगी जी में फर्क है। जी, 4.5 साल तक तो योगी जी ने सारी बातें आला कमान की मानी, जी, वहां से एमएलसी की लिस्ट आई तो उनको बना दिया, जो कहा उन्होंने वो कर दिया। जब अरविंद शर्मा को उनके ऊपर मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात चली, और उनको कुछ विभाग देने की बात हुई कि भाई उनको गृह विभाग दिया जाए, गोपन विभाग सब दिया जाए, जब ये सब बात चली, उसके बाद दरअसल उन्होंने कहा कि मैं अब ये नहीं होने दूंगा। जी, जी। और तो वो ये मोदी जी को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि ये 4.5 साल तक जो योगी जी थे वो योगी जी अब नहीं रहे हैं। और मुझे ये भी लगता है कि ये जो लगातार वहां से राम जन्मभूमि ट्रस्ट से कागजातों की लीकेज हो रही है, कागजात लीक हो रहे हैं, उसमें भी कुछ कारीगरी इन लोगों की तरफ से हो रही होगी। नहीं, उसमें एक भाई साहब और मैं आपको, मतलब जो देखिए ये कोई लिखित सूचना तो नहीं है, लेकिन जो अटकलें या उस तरह की सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं कि वहां का जो साधु समाज है, संत समाज है, वो अब रोज क्वेश्चन करने लगा है। मतलब वो ऑन कैमरा क्वेश्चन कर रहा है, वो प्रिंट में आके कर रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है। और उस समाज का अभी भी कहीं दुखती रग है कि जब ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना था तो मुझे पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था, ऐसा वहां के साधु समाज को लगता है। और एक और यहाँ पे एक अंडरकरेंट चल रहा है कि भाई गोरखनाथ पीठ थी, दिग्विजय नाथ ने उस रामलला की मूर्ति को रखने में वो महंत जी का अहम रोल था, ये उस आंदोलन को चलाने में अवैधनाथ जी का अहम रोल था। और जब ट्रस्ट बनने की बात आई तो आपने गोरखनाथ टेम्पल के को बिल्कुल अनदेखा कर दिया। तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्टली शायद संत समाज, क्योंकि योगी जी को वो अपने ज्यादा करीब मानता है बनिस्पत अमित शाह या मोदी जी को, वो एक शायद टेक्निकल सपोर्ट योगी जी को मिल रहा है। भाई संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी इस तरह सोचते होंगे, मेरा अंदाज ये है कि भाई गोरखनाथ पीठ को हमने तो पूरा उत्तर प्रदेश ही थमा दिया जी, हमने उसके महंत को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, इसकी कोई कल्पना भी कोई नहीं कर पाता था। तो अब उन्हें और क्या चाहिए है? ठीक है, राम जन्मभूमि आंदोलन में महंत दिग्विजय नाथ का और महंत अवैधनाथ का बहुत अलग तरह का योगदान था, और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग नहीं थे दोनों। उन्होंने उनकी हिंदुत्व की विचारधारा उनकी अपनी थी, उसके तहत उन्होंने उस योगदान को किया उन्होंने। और उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बीच बीच में विश्व हिंदू परिषद से उनके मतभेद भी हुआ करते थे। इसकी ऊपर पुस्तक भी लिखी जा चुकी है। तो वो मतभेद भी अपनी जगह थे, लेकिन वो लगातार उस आंदोलन के साथ बने रहे, और उस आंदोलन को उन्होंने नए मुकामों तक पहुंचाया, उसका उन्हें श्रेय जाता है। मुझे लगता है कि ये जो गोरखनाथ मठ को उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री का पद मिला है, ये उन्हीं, अगर वो पुण्य थे तो उन्हीं पुण्यों का संचित प्रताप है ये। अब राम जन्मभूमि ट्रस्ट में उनका कितना योगदान है, क्या योगदान है, उसकी उन्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसा संघ और भारतीय जनता पार्टी वाले मान रहे होंगे। लेकिन ये जो प्रकरण हुआ है घोटाले का, इसमें जब साधु समाज ने देखा होगा और दूसरे लोगों ने देखा होगा कि इसमें तो भाई करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए के वारे न्यारे हो रहे हैं। रुपया कहाँ है, किसके पास है, कैश में है कि काइंड में है, किधर से किसके हाथ में जा रहा है, कहां से पूरा ये खेल हो रहा है, इन सब चीजों से लोगों का सिर चकरा गया होगा। तो लोगों की कल्पनाशीलता जो है उसको नई हवा मिली होगी उसको, और इससे पुराने दुख दर्द भी उभर आए होंगे। तो ये सब हो रहा है,
और जब क्राइसिस होती है, जब कोई पार्टी और सरकार किसी तरह के संकट का शिकार होती है, तब इस तरह की बातें और भी ज्यादा सामने आती हैं। तो जो आइडिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, आइडिया ऑफ कंट्रोडक्शन है, आइडिया ऑफ पैराडॉक्स है, ये सारी की सारी चीजें जो है अपने आप को व्यक्त करने लगती हैं। जी वैसे एक और चलते चलते, क्योंकि वो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा और मैं कई वकीलों से पूछा, उनका जवाब दूसरा था। ये जो राम जन्मभूमि का जो सुप्रीम कोर्ट, भाई ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, बहुत कम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। और उस जब आप गजट पढ़िए तो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि ये ट्रस्ट बना है राम मंदिर का निर्माण के लिए और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और जो इन्होंने रसीद भी छापी और जो कूपन भी छापे, उसमें लिखा हुआ है फॉर द रिनोवेशन ऑफ राम टेम्पल, या राम जन्मभूमि जीर्णोद्धार के लिए आपका सहयोग लिया जाए। मुझे एक चीज ये लगती है, क्योंकि ये भी कोई प्रश्न उठाने वाली बात है कि आप अपने टर्म ऑफ रेफरेंस से बाहर जा रहे थे, आपको ये लैंड खरीद छोड़ो, आपका 70 एकड़ लैंड था। तो इस पे भी जरा एक भाषा आपसे एक मिनट समझना चाहेंगे, क्योंकि ये मूल प्रश्न है कि आपने लैंड खरीदा क्यों, वो भी 3 किलोमीटर दूर। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये जमीन क्यों खरीदी गई जी, कैसे खरीदी गई, ये सारा का सारा विवादों के घेरे में है, सवालों के घेरे में है। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि हिंदुस्तान में एक सरकार इस तरह की है जो इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होने देती। जी, अब इसकी निष्पक्ष जांच कैसे की जाए, ये करने के लिए सरकार से इतर एजेंसियों को भी पहलकदमी लेनी चाहिए। और आज स्थिति ये है कि धीरे धीरे विपक्ष की राजनीति का इतना पराभव हो गया है। विपक्षी राजनीति केवल चुनाव लड़ने वाली पार्टियों को विपक्ष की राजनीति नहीं कहता हूं। मेरा मानना है कि चुनाव लड़ने वाली पार्टियों से अलग भी एक विपक्ष हुआ करता था। जी, बिल्कुल। जो नागरिक समाज का, सिविल सोसाइटी का विपक्ष होता था, वो विपक्ष पूरी तरीके से तिरोहित हो गया है। उसके तिरोहित हो जाने से क्या हुआ है कि जब जहां विपक्षी पार्टियां विफल रहती थी, वहां वो खड़ा हो जाता था। 2010-11 तक वो लोग सक्रिय थे। जी, उसके बाद से उनकी सक्रियता लगभग शून्य हो गई है। अगर वो लोग होते तो वो इस सवाल के ऊपर जांच करते, इस सवाल को न्यायपालिका में ले जाने की कोशिश करते, किसी तरीके से इस सवाल को ये रूप देते जिससे पूरे इस बंदोबस्त की चूलें हिलती। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। भाई साहब, चलते चलते अंतिम प्रश्न कि ये जो मैं इसलिए लैंड स्कैम की बात कर रहा हूँ, ये जो राम जन्मभूमि का जो भी आया है, ये जांच न कराने से इनका ज्यादा नुकसान है कि जांच कराने से ज्यादा नुकसान है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि मामले को दबा देने से ही उनको लाभ लगता होगा। अच्छा, अगर जांच होगी तो ये मामला और खुलेगा, इसकी फिर परतें निकलेंगी। तो वो ये नहीं चाहते किसी तरीके से जांच हो, ये जांच नहीं चाहते हैं उसकी। देखिए, राम जन्मभूमि के नाम पे जो पैसा जमा हुआ है, वो पैसा हमेशा से विवादास्पद रहा है। जब अशोक सिंघल थे उस वक्त भी विवादास्पद था। उसके बारे में जो अफवाहें उड़ती थी, अशोक सिंघल के यहाँ कोई व्यक्ति गया और उसने एक गलती से वो एक कमरे में चला गया रास्ता भूलकर, वहां देखा कि वहां बहुत बड़े बड़े बक्से रखे हुए थे और एक बक्से को उसने खोल के देखा तो उसमें रुपए भरे हुए थे। ये सब अफवाहें थी। लेकिन इस तरह की अफवाहें उड़ती रही हैं। तो उसके बाद में विश्वबंधु गुप्ता जो इनकम टैक्स अफसर थे, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि भाई इसको इनकम टैक्स का हिसाब किताब क्यों नहीं साफ हो रहा है उसका। पूरा विवाद बहुत हवाओं में रहा है और उसके ऊपर चर्चा होती रही है, टीवी पर भी चर्चा होती रही है। विश्वबंधु गुप्ता को टीवी के ऊपर भी आते रहे हैं उसमें। तो ये पूरा मसला और इसका जो आर्थिक प्रबंधन है, ये साफ सुथरा नहीं है। इस बात को सब लोग जानते हैं और इस विवाद ने इस छवि को और ज्यादा पुष्ट किया है कि इसके अंदर इस दाल में बहुत ज्यादा काला है। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि इसकी जांच हो। लेकिन मेरा थोड़ा सा दूसरा मानना, मुझे लगता है कि जिस तरह की गुजरात के नेता पॉलिटिक्स करते हैं, हरेन पांड्या की हम सब लोगों को याद है, अगर कहीं कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कहते हैं कि जिसकी बलि बना देने से अगर मुझे फायदा होता है, तो मेरे ख्याल में नेतृत्व को कोई दिक्कत नहीं होगी उसको ये बनाने के लिए कि भाई यही असली आदमी है, हम सब लोग तो बिल्कुल ठीक थे, इन्होंने अगर परिस्थिति बहुत बिगड़ी, आनंद जी मैं आपकी बात से सहमत हूं, अगर हालात हाथ से निकल गए और बहुत ज्यादा बिगड़े, तब फिर किसी की बलि भी दी जा सकती है।
तो मेरा तो मानना ये है कि अगर आला कमान को लगा कि जो हमने हिंदू एकता बनाई थी वो बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, तो योगी जी की बलि भी दी जा सकती है, किसी की भी बलि दी जा सकती है। तो अभी तो आला कमान टटोल रहा है कि वास्तव में स्थिति है क्या। अभी तो नब्ज टटोली जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब। अगली बार आपसे बात थोड़ा विपक्ष की कर लेंगे, क्योंकि चुनाव में बीजेपी के सामने एक विपक्ष भी खड़ा है। अखिलेश जी थोड़ा एक्टिव हो गए हैं, बातचीत कर रहे हैं इस समय, लोगों से मिलजुल रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में स्प्लिट होने वाला है। हाँ हाँ हाँ। तो नहीं, अब बहुजन समाज पार्टी में सब 17 में 11 नहीं 19 में 11 लोग तो बाहर उन्होंने निकाल ही दिए हैं। नहीं, वो तो स्प्लिट होने वाला था, इसलिए उन्होंने पहले से निकाल दिए। वो तो उन्होंने एक तरह से देखा जाए, उन्होंने उनको इजाजत दे दी, ठीक है अब आप स्प्लिट करने वाले थे, हम आपको पार्टी से पहले ही निकाल देते हैं। नहीं, और इसकी भी संभावना है कि कुछ लोग इलेक्शन आते आते भाजपा छोड़ के सपा में भी आने की प्रबल संभावना बन रही है, कि कुछ लोग जो लास्ट मिनट। अगर ऐसा होगा तो उसके ऊपर विचार करेंगे। अभी तो मुझे लगता है कि संभावना ही है, ये तब होगा जबकि भाजपा का ग्राफ बहुत नीचे गिरेगा। और नहीं, और लोगों के टिकट कटेंगे, कौन कहाँ आएगा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब ज्वाइन करने के लिए। आगे आपसे इसी तरह से जरा समझते रहेंगे उत्तर प्रदेश। थैंक यू सो मच। नमस्कार।